देखो, स्टेट ऑफ मैटर में से 3 स्टेट होते हैं हमारे पास। पहला होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। तो व्हाट इज सॉलिड स्टेट, व्हाट इज लिक्विड एंड व्हाट इज गैस, तो ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैटर है, जो मैटर के 3 स्टेट होते हैं। पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट और थर्ड है गैसियस स्टेट। तो इसमें से सॉलिड स्टेट तो आप जनरली पढ़ते हो क्लास 12th में। लिक्विड और गैसियस स्टेट को हम पढ़ते हैं 11th में, लेकिन ये वाला पोर्शन आपके कोर्स से हटा दिया है लिक्विड वाले को। हम लोग इसमें गैस का ही पढ़ते हैं जनरली। ठीक है, तो गैसियस स्टेट है। तो जनरली इनको जो डिफाइन किया हुआ 2 टर्म्स में किया हुआ, एक है वॉल्यूम और दूसरा है शेप। तो जो सॉलिड होता है इसमें दोनों फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम फिक्स शेप। लिक्विड होता है इसका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स। और गैस में कोई भी फिक्स नहीं होता है, ना वॉल्यूम होता है और ना शेप होता है। तो इसकी डिफाइन है तीनों की। ठीक है, तो जिसमें वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होंगे वो आपका हो गया सॉलिड। जिसमें वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप नॉट फिक्स्ड है तो वो आपका हो जाएगा लिक्विड। और जिसमें नाइदर वॉल्यूम नॉट शेप इज फिक्स्ड उसे कहेंगे गैस। ठीक है, तो तीनों स्टेट के मेथड इन दोनों टर्म्स में एक्सप्लेन किए हुए। ठीक, यस सर। अब देखो, गैसेस स्टेट है उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं फिर भी। करेक्टरिस्टिक्स में से गैस के जो कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसमें पहला होता है अभी जैसे हमने बताया वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। दूसरा शेप, ये भी फिक्स नहीं होता है। थर्ड इसमें आता है डिफ्यूजन, तो हाईली डिफ्यूज होते हैं। हाईली डिफ्यूज है ना, बहुत जल्दी मूवमेंट करेंगे। ये फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड मतलब मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। टेंडेंसी टू फ्लो, फ्लूइड का फ्लूइड जो वर्ड है वो बना हुआ है फ्लूइडिटी से, मतलब फ्लो से। फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट करना, फ्लो करना। अब इसमें आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट है जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की, वो मैक्सिमम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ये बहुत ज्यादा होगा, हाई। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो वीक होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये वीक होगा, तभी मॉलिक्यूल आपस में क्या दूर दूर होते हैं। और डेंसिटी इसकी बहुत लो होती है। और कंप्रेसिबिलिटी होता है, जो ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हो गए। वॉल्यूम है नॉट फिक्स्ड, शेप नॉट फिक्स्ड, डिफ्यूज होता है फास्टली, फ्लूइड की टेंडेंसी होती है टेंडेंसी टू फ्लो, उसे कहते हैं फ्लूइड। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, डेंसिटी कम होती है और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। तो ये हो गया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, सॉरी गैस का। ठीक है, यस सर। अब इसमें आता है नेक्स्ट वन इज कि जो ये गैस है इसमें गैस लॉ आता है। लॉ से पहले हमें कुछ चीजें समझनी होती है उसमें, जैसे आप वॉल्यूम है क्योंकि वॉल्यूम बार बार आएगा, दूसरा है मास अमाउंट है, तीसरा इसमें प्रेशर है, फोर्थ है इसमें टेम्परेचर है। टेम्परेचर में जनरली आपके पास यहाँ पे 2 स्केल है, एक है केल्विन स्केल और एक है डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉइंट है। एक और है डेंसिटी का है, और इसमें बेसिक कौन सा हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास, प्रेशर और टेम्परेचर।
तो ये इसके कुछ क्या हो गए, इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए, इसी के बेस पे पूरा का पूरा डिफाइन होता है। ठीक है, तो इसको मास को नंबर ऑफ मोल्स भी कह देते हैं हम यहाँ से। ठीक, अब मेन होता है यस इसमें, सर। इसमें यूनिट का रोल मेन है, यूनिट, क्योंकि डिफाइन वगैरह तो पूछते नहीं है, लेकिन यूनिट बहुत पूछते हैं इसमें, यूनिट का। तो आपको एक को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिट को चेंज करनी पड़ेगी। जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम होता है जितना स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस, वॉल्यूम होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस, ऑक्यूपाइड बाय द गैस, जितना गैस, जो गैस होता है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे कहेंगे उसका वॉल्यूम। इसमें यूनिट मेन है, जैसे मैंने कहा 1 ml, 1 लीटर, 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको चेंज करना है, या 1 cc है। तो ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो उसको आपको एक को दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कन्वर्जन का एक बार देख लेता हूँ मैं। क्या आपको इसका पता है क्या, 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे या कितने लीटर होंगे? दूसरा 1 सेंटीमीटर क्यूब और सीसी में क्या रिलेशनशिप है, ml में क्या रिलेशनशिप है? तीसरा है 1 dm क्यूब में क्या रिलेशनशिप है लीटर के साथ, या सेंटीमीटर के साथ क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, और 1 लीटर में कितने ml होते हैं या कितने सीसी होते हैं? तो ये एक को दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए इसमें। ओके सर। हाँ, तो इसका है कुछ आइडिया चेंज का? सर 1 मीटर में 1 मीटर क्यूब 10⁶ होता है। हाँ, 10⁶ हो जाएगा। ठीक यस है, सर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, और लीटर में 10⁻3। माय ओके सर, 10⁻3। अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी और ml क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, 1 dm क्यूब और 1 लीटर आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। और ये आपका क्या है, सेंटीमीटर क्यूब का है ना। तो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब, तो 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में 1000 ml और 1000 cc। ठीक है, यानी ओके सर। सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, ml और सेंटीमीटर क्यूब तीनों सेम है, तीनों एक ही है। ओके सर। अच्छा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर होता है। हाँ, ये सब आपस में इक्वल है तीनों। और सर ये 1 डेसीमीटर है। हाँ, तो इसे कैसे कन्वर्ट करना है, देखो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 1 डेसीमीटर में होगा 10 सेंटीमीटर। अब ये क्यूब है, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो 1 dm इंटू 1 dm इंटू 1 dm, तो 1 dm क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 इंटू 10, 10⁻3 10⁻3 हो जाएगा, 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब। हाँ, और उतना ही क्या होता है, ml होता है, देखो 1 लीटर में 10⁻3 ml हो गया, तो इसका मतलब दोनों बराबर हो गए। ठीक है, 1 cc और 1 ml इक्वल हो गए। ओके सर। तो बस इसमें यही रोल होता है आपका कि यूनिट का चेंज करने का आना चाहिए बस आपको यूनिट में। ऐसी सेकंड अगर आपके पास आ गया प्रेशर का, प्रेशर होता है, प्रेशर होता क्या है पता है आपको, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, जैसे 1 atm, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है 76 सेंटीमीटर, या 760 मिलीमीटर, या 760 टॉर, या 1.013 बार।
ठीक है, ये आपका यूनिट हो गया। 1 सेंट ये एटीएम में और इसमें रिलेशनशिप क्या है, इसका मतलब 1 टॉर और 1 मिली मीटर एक ही है। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, एक ही है। तो ये क्वेश्चन आंसर जब आते हैं तो आपको एक को दूसरे में कन्वर्ट करना होता है, कौन सी यूनिट आपको गिवन है और किस में आपको चेंज करना है। ठीक, तो ये आपको ये चेंज वाला है, बस कोई है पास्कल में आ गया तो पास्कल में आपको चेंज करना पड़ेगा। 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये यूनिट आपको आनी चाहिए, एक को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। क्लियर? यस सर। अब आता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर में क्या होता है कि जनरली जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर होता है केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, जो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए तो उसे करेंगे केल्विन टेम्परेचर। केल्विन टेम्परेचर, तो केल्विन टेम्परेचर में क्या होगा, केल्विन टेम्परेचर में हो जाएगा कि जैसे मैंने कहा आपको केल्विन स्केल है ये, केल्विन स्केल। तो जैसे और एक होता है आपके पास डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, देखो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273 प्लस केल्विन स्केल। तो सॉरी, केल्विन स्केल इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जितना आपको डिग्री सेल्सियस, तो इसको स्मॉल टी से दिखाते हैं, केल्विन को दिखाते हैं हम कैपिटल टी से, और ये प्लस 273, तो इसको चेंज करना है आपने। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, और फिर आंसर लिखना है तो अब फिर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको जो टेम्परेचर है आपको इसमें ये वाला डिग्री सेल्सियस और केल्विन में आएगा, तो एक दूसरे को चेंज करना है। लेकिन जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो वी यूज ऑलवेज केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है, जो केल्विन स्केल होता है, केल्विन जो टेम्परेचर होता है कभी भी जीरो नहीं होता है, नेवर भी जीरो। जीरो और नेगेटिव, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता जब जीरो ही नहीं होगा तो। और इसमें क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव होता है या जीरो हो जाता है तो आंसर चेंज हो जाएगा। अगर मैंने सपोज करो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जीरो है, अब मैंने जीरो में लगा दिया CRT या NRT, अब T जीरो है तो सारा का सारा जीरो हो जाएगा, तो आंसर तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर जीरो होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, केल्विन स्केल को स्टैंडर्ड टेम्परेचर एज्यूम करते हैं, डिग्री सेल्सियस को हम स्टैंडर्ड में एज्यूम नहीं करते। ठीक है, केल्विन में तो जब भी क्वेश्चन आंसर करोगे तो ये केल्विन को चेंज करना पड़ेगा, किसमें, डिग्री सेल्सियस में, सॉरी डिग्री सेल्सियस को चेंज करना पड़ेगा केल्विन में। ठीक है, आ गया तक समझ में? यस सर। अब इसके बाद देखो नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट। अमाउंट को पहले हमने केजी में कह रहे हैं, मास। मास होता है कि जितना उसमें कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इतना उस सब्सटेंस कंटेन होता है, उसे उसका मास बोलते हैं। तो इसमें भी यूनिट क्या होती है, केजी, ग्राम या मिलीग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशनशिप होगा, 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ और 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम, और 1 kg इज इक्वल टू 10⁶ मिलीग्राम। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कन्वर्ट करना में ये है। क्वेश्चन किस में भी आ सकता है, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम,
आपको जो स्टैंडर्ड है वो, अगर आप एमकेएस सिस्टम को फॉलो करोगे तो ये किलोग्राम में होना चाहिए। तो जब भी आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो कोशिश करना कि जो वेट होगा, अमाउंट होगा, वो केजी में हो। ठीक है। Yes, sir. अब आता है गैस लॉ। पहले गैस लॉ को देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस लॉ ही है इसमें। गैस लॉ होता है कि जो भी जो लॉज गैस फॉलो करती है, जो लॉज ओबे करती है गैस, उसे कहते हैं गैस लॉ। कौन कौन से लॉ है इसमें? देखो, पहला आता है इसमें, फर्स्ट इज बॉयल्स लॉ। सेकंड इसमें आता है चार्ल्स लॉ। सेकंड है चार्ल्स लॉ। थर्ड इसमें आता है गैलुसेक लॉ। और फोर्थ इसमें आता है एवोगैड्रो लॉ। फोर्थ है एवोगैड्रो लॉ। तो इसमें से सबने एक एक चीज को कांस्टेंट रखा है। एवोगैड्रोस लॉ, तो इसमें सबने एक एक चीज क्या रखी है? कांस्टेंट रखी है। मेन इन्होंने सबने दो चीज कांस्टेंट रखी है और दो में इन्होंने रिएक्शन कराई है। जैसे अभी नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो एक 4 पॉइंट लिया सबने, इसी के बेस पे वो किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो पहले वाले ने क्या किया? बॉयल्स ने किसको कांस्टेंट रखा? बॉयल्स ने कांस्टेंट रखा नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। और उसने कहा कि जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। उसके बाद चार्ल्स ने क्या किया? चार्ल्स ने देखा कि ये तो कांस्टेंट, इसने दोनों ले लिए, तो अब की बार टेम्परेचर ना लेके उसने कांस्टेंट कर दिया प्रेशर को। तो चार्ल्स ने कांस्टेंट रखा प्रेशर, और नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट ही होंगे, प्रेशर भी कांस्टेंट रख दिया। फिर उसने देखा कि जो वॉल्यूम होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट मतलब केल्विन टेम्परेचर। उसके बाद गैलुसेक आया। गैलुसेक ने क्या किया कि उसने देखा कि प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया है। अब बचा क्या? बचा वॉल्यूम। तो उसने कहा वॉल्यूम कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट होंगे ही होंगे, तीनों के केस में नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। उसने कहा जो प्रेशर होगा और टेम्परेचर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब एवोगैड्रो था, एवोगैड्रो ने कहा देखो सारी चीज तो कांस्टेंट हो गई है, प्रेशर भी हो चुका है, टेम्परेचर भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो अब मैं क्या करता हूँ? नंबर ऑफ मोल्स को अलग अलग करता हूँ। तो उसने कहा जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। और यहाँ पे कौन सी दो चीज कांस्टेंट रखी उसने? उसने कांस्टेंट रखा प्रेशर एंड वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो उसने प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और कहा कि जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। तो सबसे पहले ये है आपके पास स्टेप, जिसमें इसी के बेस पे फॉर्मूला बनेंगे सबके। तो सबसे पहले उन्होंने कांस्टेंट क्या रखा है और किसके बीच में क्या रिलेशनशिप हो रही है, स्टेब्लिश हो रही है। आया समझ में? Yes, sir. आ गया समझ में। तो चारों के चारों एक्सपेरिमेंट हुए। अब वन बाय वन करते हैं इसको, और फिर इसमें इसका जो फॉर्मूला उसे देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला किसने ड्राइव किया। जैसे बॉयल्स है, बॉयल्स लॉ में क्या करना है? जैसे आपने ये लिया और यहाँ से पिस्टन लगा दिया, इसको ऊपर से रख दिया। अब जैसे आपने यहाँ से प्रेशर करोगे, अब क्या क्या कांस्टेंट है? नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है, ये प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो जैसे आपने प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के,
अब ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर की साइड को, तो हो जाएगा V इंटू पी इज इक्वल टू के। यानी अगर हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये हर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर सिचुएशन अलग अलग है, मैंने कहा फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या हुआ, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए दोनों की वैल्यू 1 1 होगी, P1 V1। और सेकेंड कंडीशन के लिए तो आपने वॉल्यूम चेंज करेंगे तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा P2 V2, तो ये दोनों आपस में सेम होंगे। फिर थर्ड कंडीशन आपने फिर प्रेशर को चेंज कर दिया, तो फिर क्या होगा, प्रेशर और तो P3 V3, तो ये सब आपस में इक्वल हो जाएगा क्योंकि इनका प्रोडक्ट ही सेम है, इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो जिसको एक को बढ़ाओगे एक कम हो जाएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई सेम आएगा। तो इसका ये फॉर्मूला बन गया। तो आपके पास दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो स्टेप पे, यानी यहीं पर आएगा कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 वाला। तो यहाँ से दो चीजें हो रही है, और एक टेम्परेचर जो कांस्टेंट होता है उसके लिए एक वर्ड आता है आइसोथर्मल। ठीक है, टेम्परेचर के लिए कौन सा ओके वर्ड आता है, सर। आइसोथर्मल। तो ये प्रोसेस कौन सी होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई, आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके सर, तो सर जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस लगेगा तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा उसमें, हाँ, आइसोथर्मल वैल्यूज के लिए ये को होगा। फाइंड करने के लिए। हाँ, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है इसमें। ओके सर। अब इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ, तो फॉर्मूला इससे क्या आ गया, देखो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बस यही फॉर्मूला इसमें याद रखना है बस। और एक है प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हमने ग्राफ खींचना है तो ग्राफ की कंडीशन अलग अलग है। पहला प्रेशर और वर्सेस वॉल्यूम के बीच में ग्राफ करेंगे तो कैसा होगा। ठीक है, तो हमने फिर यहाँ पे ग्राफ बनाया, यहाँ लिख दिया प्रेशर, यहाँ लिख दिया वॉल्यूम, तो ये हाइपरबोला इस टाइप से बनता है। टच नहीं होता एक दूसरे के, इस तरीके से चला जाता है। ठीक है, अब इसमें भी क्या होती है, कंडीशन है टेम्परेचर की, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन हर एक के लिए टेम्परेचर अलग अलग होगा। तो ये T1 T2 T3 और ये T4, तो इनमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी। सर इसमें T1 की वैल्यू ज्यादा होगी। कैसे, सर इसका स्लोप ज्यादा है। स्लोप के लिए कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे आपको आइडियल गैस इक्वेशन लगानी है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, सॉरी PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, अब हमने क्या कहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर को यहीं रखो, R कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो P और ये अपॉन में चले जाएगा, P इज इक्वल टू 1/V nRT। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस में चला गया आपका, ये वाला एक कांस्टेंट वैल्यू होती है की, इसको कहते हैं स्लोप। तो स्लोप किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, प्रेशर की। सर प्रेशर के। जिसका स्लोप ज्यादा होगा, अगर उसकी प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, ओके सर। तो इस केस में क्या होगा, सर T1 की प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है। अब इसको इसको यहाँ अप्लाई करके देखना है, अप्लाई करके देखो, एक मिनट में। अब इसको यहाँ से अप्लाई कर देखो, एक पॉइंट ले लो यहाँ पे आप, ये है। तो अगर आपने यहाँ पे प्रेशर रखा है तो ये तो सबके लिए प्रेशर सेम रहेगा इधर वाला। ठीक है, ये वाला प्रेशर तो सेम है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका है, इसका है। तो वॉल्यूम T1 का ज्यादा है। हाँ, और यहाँ पे इस केस में जो T4 होता है इसमें वॉल्यूम क्या है, सर सबसे, कम है सबसे। हाँ। तो अब टेम्परेचर किस केस में सबसे ज्यादा होगा, सर जिसमें वॉल्यूम सबसे कम होगा। नहीं प्रेशर तो और अगर आपने सपोज क्या किया, नहीं प्रेशर और ये दोनों सेम ही होते हैं लगभग। ओके सर। हाँ, ये दोनों के साथ सेम ही केस है, चाहे प्रेशर हो चाहे टेम्परेचर होगा। तो सर T1 की वैल्यू ज्यादा होगी हाँ, T1 की ज्यादा होगी। एंड T3 की कम। हाँ,
तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ओके सर। क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा ना, यस सर। है ना। तो इसीलिए टेम्परेचर ये वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर T4 सबसे कम होगा। तो ये दूसरा ग्राफ बनता है आपके पास, इसमें अगर कंपैरिजन करने के लिए आ गया कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसमें, एक है प्रेशर एंड 1/V के बीच में क्या ग्राफ होगा, 1/V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नहीं, 1/V के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, ऐसे जाएगा ग्राफ 1/V के, V के इनवर्सली होता है। अगर जैसे V लिखा है P और V, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन 1/V लिख दिया तो 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके सर। ये वैसे जाएगा। तो एक ग्राफ ये हो गया P वर्सेस 1/V, दूसरा हो गया PV, तीसरा जब डिफरेंट टेम्परेचर होगा, डिफरेंट टेम्परेचर के लिए, और फोर्थ वाला आता है आपके पास जब PV होगा। सर अगर जैसे पीवी का हमारे पास वो है ग्राफ, हाँ तो जो उसका स्लोप बनता है वो टेम्परेचर को डिनोट कर देगा ना। हाँ, स्लोप मतलब टेम्परेचर के ही उसमें आता है। ओके सर। हाँ, अब ये देखो PV है, तो PV तो कांस्टेंट रहता है, चाहे आपने कितना भी प्रेशर करो या कितना भी वॉल्यूम करो, ठीक है, PV की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये 4 ग्राफ बनते हैं इसमें, एक ये वाला डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, P वर्सेस V में। तो ये 4 तरह के ग्राफ बनते हैं किसमें, बॉयल्स लॉ में, ठीक है। ओके सर। तो इसमें भी एक 1 और 2, आज कौन सी डेट होगी, आज और कल संडे है ना, कल अगर क्लास लोग होगी, कल करोगे, कल यस सर। कल क्लास करोगे मैंने कहा। यस सर। हाँ, तो कल खत्म हो जाएगा पूरा, ओके सर। मैक्सिमम 2 इसमें एक पॉइंट और कर लेंगे हम, वो वाला है आपका क्या नाम है उसका, वेंडरवॉल इक्वेशन भी करेंगे आपकी बार। ओके सर। अब देखो इसके बाद आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि जब आपने क्या किया, वॉल्यूम सॉरी प्रेशर कांस्टेंट रखा उसने, जब प्रेशर कांस्टेंट रखा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ध्यान रखते हैं यहाँ पे टेम्परेचर नहीं होता, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब हो गया कि जब टेम्परेचर केल्विन स्केल में होगा उसे कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, वो ऐसी जैसे ये पिस्टन लिया था आपने और यहाँ पे आपने इसको बंद किया, प्रेशर तो सेम है, तो जो आपने यहाँ पे बॉक्स लगाए हैं उसी को रहने देना है बस। यहाँ से आप हीटिंग करोगे तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, उतना वॉल्यूम ज्यादा होता जाएगा, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K, और ये T अपॉन में चले जाएगा, तो V अपॉन T इज इक्वल टू K, यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट। और अगर मैंने दोनों को 1 कर दिया तो ये हो जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो चार्ल्स का फॉर्मूला बन गया आपके पास। इसमें टेम्प, इसको कहेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। यस सर। हाँ, अब देखो इसमें ग्राफ क्या क्या बनेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला ये हो गया, कांस्टेंट क्या है, प्रेशर वाला है, और अब ग्राफ देखो, एक पहला ग्राफ है V वर्सेस T में, लेकिन इसमें टेम्परेचर का रोल है। अगर आपने डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, पीछे से जाके आएगा, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी एब्सोल्यूट जीरो किसे कहेंगे, जिस टेम्परेचर पे किसी भी गैस होता है इसका वॉल्यूम होता है जो जीरो हो जाता है, वॉल्यूम जीरो हो जाता है, उसे कहेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। और उसके लिए टेम्परेचर होता है 0 केल्विन,
या -273 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अगर हमने डिग्री सेल्सियस लिया है, सॉरी ये डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, अगर मैंने डिग्री सेल्सियस लिया है तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये होगा आपका -273, इसके बाद यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद ये बढ़ता जाएगा। तो जब 0 डिग्री पे आता है तो यहाँ कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि 0 केल्विन पे वॉल्यूम 0 होता है गैस का। ठीक है, या -273 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम 0 होता है। उसका ग्राफ ये बनता है। अगर आपने टेम्परेचर ये ले लिया, वॉल्यूम ये ले लिया, और टेम्परेचर है जो वो किस स्केल में, डिग्री सेल्सियस स्केल में, तो ये बनेगा पहला ग्राफ। समझ में आया? यस सर। अब इसके बाद है, अगर आपने केल्विन स्केल में लिया है, केल्विन स्केल, केल्विन में सीधा है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो केल्विन में ऐसे जाएगा V और ये T। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये केल्विन स्केल में तो 0 केल्विन पे तो टेम्परेचर वो वॉल्यूम 0 हो जाता है, और ये ऐसे जाएगा। अब इसमें भी देखो, अगर आपको डिफरेंट प्रेशर दे दिया तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 प्रेशर आ गया। ठीक है, और ये आपका हो गया वॉल्यूम, और ये हो गया टेम्परेचर, और यहाँ पे प्रेशर हो गया P1 P2 P3 P4। तो अब ये बताना है किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसको कंपैरिजन कैसे करते हैं, आइडियल इक्वेशन से, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो V इज इक्वल टू ये 1/P चला जाएगा, और यहाँ पर जाएगा nRT। तो V और T में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो ये 1/P है ये स्लोप है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, ये प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, स्लोप इनवर्सली हो जाएगा। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका उसकी वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, P1 P2 P3 या P4 की। सर इसमें P4 की वैल्यू ज्यादा होगी ना? नहीं, P4 किसके पास है, इसके पास है, इसके, सर वॉल्यूम के पास है। हाँ, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका प्रेशर सबसे कम हो जाएगा ना। ओके सर। हाँ, यानी सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, सर P1 की वैल्यू ज्यादा होगी इसमें। हाँ, फिर P2 फिर P3 फिर P4, फिर ये देखो दिख भी रहा है आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना ये। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब स्लोप जिसका सबसे कम होगा उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए P1 P2 P3। और टेम्परेचर और देखो प्रेशर क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर आपने ऐसे कर दिया तो टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाओगे उतनी क्या होगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसीलिए ये वाला ग्राफ आएगा। ठीक, तो ये दो ग्राफ इसमें पूछे जाते हैं आपसे। इसमें एक वर्ड आता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये वर्ड आते हैं आपके पास। ठीक, हो गया, समझ में आया ये। यस सर। थर्ड आता है इसमें गैल्यूसेक लॉ वाला। गैल्यूसेक ने किसको कांस्टेंट रखा था, उसने रखा था वॉल्यूम को ही कांस्टेंट रखा। तो उसने कहा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी जैसे कि सपोज करो ये है पिस्टन, आपने यहाँ से हीटिंग करी, तो जितनी हीटिंग करोगे उतना क्या करेगा, ये प्रेशर ज्यादा लगाएगा, सीधी सी बात है। तो यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। अगर मैंने प्रोपोर्शनल साइन हटा दिया तो कांस्टेंट आएगा यहाँ पे के टी, टी अपॉन में चले जाएगा तो पी अपॉन टी इज इक्वल टू के, यानी कांस्टेंट।
इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होगा। तो हम करेंगे P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो ये बन जाएगा आपके पास गैलो-सेक लॉ का फॉर्मूला। ठीक, अब इसमें भी ग्राफ खींचोगे आप तो ग्राफ कैसे आएगा? तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया आपके पास। अब इसमें ग्राफ क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये P है और ये T है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से जाएगा। दूसरा, अगर आपको डिफरेंट वॉल्यूम के लिए दे दिया, P और T को डिफरेंट वॉल्यूम के लिए दे दिया, 1 2 3 4, ये हो गया V1 V2 V3 एंड V4। इसमें से किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? इसमें फिर वही फॉर्मूला लगाना है, PV इज इक्वल टू NRT। तो यहाँ पे क्या होगा? P इज इक्वल टू 1 अपॉन VRT NRT। ठीक है, तो ये 1 अपॉन V हो गया, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। सर V1 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। हाँ, तो V1 की ज्यादा और V4 की सबसे कम हो जाएगी। V1 V2 V3 एंड V4। ठीक है, तो वैसे भी देखो, जिसका प्रेशर सबसे ज्यादा उसका वॉल्यूम सबसे कम, तो इसीलिए सबसे कम होगा। जिसका वॉल्यूम प्रेशर सबसे कम यानी उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा। तो ये आपका थर्ड लॉ हो गया गैलो-सेक का। अब इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली, और फिर आता है इसमें एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर होता क्या है? एवोगैड्रो नंबर होता है आपके पास एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? इसने दो चीज कांस्टेंट रखी, वो कौन कौन सी? पहला प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर, इन दोनों को उसने कांस्टेंट रखा। एट अ सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल। ध्यान रखना, इसको नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। लेकिन एटम नहीं बोल सकते, एटम नहीं बोलेंगे कभी भी, एटम गलत वर्ड। बाकी मोल मॉलिक्यूल्स या आयंस भी कह सकते हैं, अगर आयंस होंगे तो जितने आयंस होंगे, लेकिन एटम नहीं बोल सकते बस। तो उसने कहा कि अगर सपोज करो वॉल्यूम सेम है, जैसे सब में 1 लीटर है, तो आप इसमें कोई भी गैस को रखो, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? सेम आएंगे। अगर सारा 1 लीटर है यानी आपने वॉल्यूम सेम कर दिया, तो वॉल्यूम सेम करने पे क्या होगा? उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे जिस गैस को आप इसमें रख रहे हो, वो सब सेम होंगे। ये मैटर नहीं करता कोई बड़ा साइज है कोई छोटा साइज है, उससे कोई मैटर नहीं करेगा। बस नंबर हम देखेंगे, तो नंबर चाहे बड़ा साइज हो चाहे छोटा साइज हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन वो कहता है कि अगर 1 लीटर है ना, वॉल्यूम अगर हमने सेम रखा है, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे जो, वो भी क्या होंगे? सब सेम होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल आयंस मॉलिक्यूल्स ये क्या होंगे? सेम होंगे। तो इस लॉ को हम कहते हैं एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, आए समझ में? एट द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन सेम नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसमें आता है ओके मोलर सर। वॉल्यूम। क्या होता है मोलर वॉल्यूम? तो जैसा अभी मैंने कहा 1 मोल, तो उसने फिक्स कर दिया कि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए 6.02 × 10⁻23 और वॉल्यूम भी फिक्स हो गया सबका 22.4 लीटर। तो इसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। इसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम, यानी एक मोल का जितना वॉल्यूम होता है उसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। मोल ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, इसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। ठीक है, और ये जनरली किस पे डिपेंड करता है? एसटीपी पे। इसको भी हम पढ़ेंगे एसटीपी। एसटीपी मींस होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर।
स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और प्रेशर होता है 1 atm प्रेशर या 76 सेंटीमीटर, 760 मिलीमीटर, ठीक है, और या 760 टॉर एसेट्रा। ये आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर इस कंडीशन में ये फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करता। इसको एक और वर्ड कहते हैं एनटीपी, इसको कहते हैं एनटीपी। एनटीपी मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या तो स्टैंडर्ड हो या नॉर्मल हो, एक ही बात है, लेकिन नॉर्मल होता है जो वही स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एवोगैड्रो लॉ। इस समझ में आ गया? यस सर। अब आइडियल गैस इक्वेशन, तो आज आइडियल गैस तक करते हैं और कल लगभग ये फिनिश हो जाएगा पूरा। एक बार देख लेना इस चैप्टर को। ओके सर। आइडियल गैस इक्वेशन को सारा कॉम्बिनेशन हो जाता है इसमें। आइडियल गैस इक्वेशन यानी जो इक्वेशन कौन फॉलो करती है? आइडियल गैस फॉलो करती है। जिस इक्वेशन को आइडियल गैस फॉलो करता है, वो भी करता है, उस इक्वेशन को कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें कौन कौन से रूल होते हैं? एक होता है बॉयल्स लॉ, 1/p, ये हो गया बॉयल्स लॉ। दूसरा है इसमें चार्ल्स लॉ। चार्ल्स होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये होता है आपका चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तीसरा है इसमें एवोगैड्रो लॉ, जो अभी ये बताया था आपको। अब इसमें देखो, इस रिवीजन में आसान क्यों होता है? क्योंकि सारी चीज एक साथ आ जाती है। ये होता है आपका एवोगैड्रो, एवोगैड्रो। अगर आपने इन तीनों को कंबाइन कर दिया, 1 2 3 को कंबाइन कर दिया, तो इक्वेशन 1 2 3 को हमने कर दिया कंबाइंड। तो कंबाइंड में इधर देखो एक चीज सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो इधर तो वॉल्यूम ही रहने दो, इधर सबको लिख दो NT/P। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे हम लिखते हैं R, तो NRT/P। ये इधर जाएगा, तो जाएगा PV = NRT। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन हो गई, और ये जनरली होती है 1 मोल के लिए, तो N = 1 मोल। आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होती है 1 मोल के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा PV = RT। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, ठीक है। तो ये 1 मोल के लिए हमने निकाल दिया आइडियल गैस इक्वेशन को। तो ये डेरिवेशन होगी आइडियल गैस इक्वेशन का। ओके सर। हाँ, तो अब आइडियल गैस इक्वेशन से एक फॉर्मूला बनता है आपके पास, वो कौन सा फॉर्मूला है? तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, PV = RT या NRT, अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 से अलग होगा तो। अब इसके लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो, इसमें है PV = RT, T अपॉन में चले जाएगा तो PV/T = R। R क्या होता है? कांस्टेंट होता है, R इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इसको आप कंडीशन चेंज कर सकते हो। अगर आपने दो कंडीशन लिखी, एक है P1V1/T1, और अगर आपने कंडीशन चेंज करी और सेकंड कंडीशन आ गई, इन सब का मल्टीप्लाई डिवाइड सेम होता है। तो ये आइडियल गैस का फॉर्मूला हो गया, आइडियल गैस फॉर्मूला। P1V1/T1 = P2V2/T2। तो ये पहली स्टेट है, इनिशियल स्टेट, स्टार्टिंग की इनिशियल वाली, इनिशियल, और ये आपकी जब फाइनल वाली है, फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है। शुरू में क्या था, बाद में क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला। इसमें R की वैल्यू होती है जो फिक्स होती है। R होता है आपके यहाँ पे गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, लगभग ये होती है 8.314 अगर जूल में होगी तो, और अगर ये लीटर में हो गई तो इसको 1000 से डिवाइड कर देना, 0.0821। ये किस में होगा? लीटर एटमॉस्फेयर में हो जाएगी। तो ये दो अलग अलग वैल्यू है R की, ठीक है। तो ये एक तो R की वैल्यू जो गिवन होगी क्वेश्चन पेपर में, एक ये वाला फॉर्मूला P1V1/T1 = P2V2/T2। तीसरा फॉर्मूला इसमें PV = NRT, और अगर N
1 होगा तो पी बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले में यूज होते हैं। ठीक है, समझ में आई ये? 1 2 3 और यहाँ से 4। यस सर। तो ये हो गया आपका ये आइडियल गैस इक्वेशन तक। अब इसमें बड़ी बड़ी हेडिंग है, जो 3-4 हेडिंग बचती है, बस इसमें खत्म हो जाता है चैप्टर। ठीक है, तो आज इतना कर लो इसको, कल हम लोग इसे फिनिश कर देंगे फिर आइडियल गैस इक्वेशन भी दोबारा। फिर जो अगर ओके टॉपिक सर। नहीं आता उसे दोबारा पूछना है मुझे फिर से। ओके सर। और वो क्वेश्चन आंसर जो दिए हैं मैंने उसे सॉल्व करो, क्योंकि मेन क्वेश्चन आंसर ही है इसमें अब। ओके सर। ठीक। ठीक। ओके, थैंक यू सर।